Hello everybody and welcome to my channel. In this video, I'm going to start with the fifth chapter of chemistry, the periodic table for class 9th ICSE. Okay, I will start with the very basics of the chapter and then I will move to the advanced level of questions and I will discuss all the important questions which are asked frequently in your school examinations. ठीक है? तो start करते हैं periodic table से. अच्छा, इमेजिन करो यू वेंट टू अ मॉल, सुपरमार्केट या मॉल. हम लोग सभी जाते हैं मॉल. मॉल में देखते हैं कि देयर इज अ सेक्शन ऑफ गारमेंट्स, देयर इज अ सेक्शन ऑफ ग्रोसरी आइटम्स का अलग डिपार्टमेंट है ना. तो फिर हम देखते हैं कि अगर बर्तन का डिपार्टमेंट है, यूटेंसिल्स का, तो देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन. तो अलग अलग चीजों का अलग अलग सेक्शन में एक पर्टिकुलर मॉल में अरेंज किया हुआ है. सभी चीजों को मिक्स अप नहीं किया हुआ है. ग्रोसरी का अलग डिपार्टमेंट है, क्लोथ्स एंड अपैरल्स का अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, यूटेंसिल्स का अलग डिपार्टमेंट है, चिप्स वगैरह के अलग डिपार्टमेंट है, स्नैक्स वगैरह के. सो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बट ऑल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ऑल आर नॉट केप्ट इन अ मिक्स्ड manner. They are kept in different groups. They are organized in a sequence, in a particular order, and the items which have same properties are organized in one particular group. ग्रुप जो हम ग्रुप बनाए हैं उसमें कैसे ग्रुप बनाए हैं? The ones which have similar properties are in one particular group. The same thing is done with the elements. We need to classify elements. इतने सारे elements हैं हमारे पास, कार्बन, क्लोरीन, बोरॉन, ऑक्सीजन, नियॉन, कॉपर, क्या क्या कितने सारे हैं, कितने जिसमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, नोबल गैसेस हैं, मेटेलॉइड्स हैं. तो उनको अगर हम क्लासिफाई नहीं करेंगे, सबको रैंडमली रख देते हैं एक साथ, and we want to study them, all of them, it will not be so much efficient way of studying the elements. So we need to classify the elements. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि why do we need to classify elements? Write down this, start writing. Need for classification of elements. क्यों हम क्लासिफिकेशन करेंगे एलिमेंट्स की? तो बिल्कुल उसी लिए करेंगे जिसलिए मॉल में जिस कारण से क्लासिफाई किया जाता है सारे आइटम्स को, सारे प्रोडक्ट्स को. तो क्या रीजन है? It makes the study of the elements in an organized manner. Classification, write down, or classification of elements is important to study the elements, in an organized manner. एक organized manner में, एक systematic manner में पढ़ने के लिए we need to classify the elements. And second reason is that we can correlate the properties of one element with the other element. एक हम रिलेशन भी कर सकते हैं, अच्छा इस पर्टिकुलर एलिमेंट का उस एलिमेंट के साथ ऐसा प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज है. So we can define the relationship or we can correlate the relationship of one element with the other. So write down this point also. Classification of elements is essential for identifying the relationship का मतलब सिमिलैरिटीज. एक पर्टिकुलर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ क्या सिमिलैरिटी है, इसको भी समझने के लिए हमें क्लासिफिकेशन जरूरी है. Essential for identifying the relationship of one element with the other. तो ये एक 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है. दिस इज वन क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स. ठीक है, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. इसके बाद जो पहला व्यक्ति है जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, वो है डॉबेरिनर. नाम लिख लो, डॉबेरिनर. और इनका जो फॉर्मूला, इनका जो मेथड है, उन्होंने क्या किया कि थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया. 3 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट, और वो हर एक 3 एलिमेंट का जो ग्रुप है उसको ट्रायड बोला गया. तो इसका जो उनका जो सीक्वेंस है 3 एलिमेंट्स का, उसको कहा जाता है डॉबेरिनर्स ट्रायड्स. ट्रायड क्या है? ट्रायड इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, लेकिन कोई भी 3 एलिमेंट नहीं. एक पर्टिकुलर रूल को उन्होंने फॉलो करके
तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। क्या रूल है वो एग्जाम्स में आता है, और इसको ये डॉबरिनर्स ट्रायड्स बोलते हैं उसको, तो वो एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूल ये फॉलो किया उन्होंने, सपोज उन्होंने तीन एलिमेंट्स लिया, लुक एट द स्क्रीन, ए बी एंड सी। मान लो कि ये तीन एलिमेंट्स हैं, ए बी एंड सी, तीनों एलिमेंट्स को उन्होंने एक ग्रुप में रखा, यानी ये एक एबीसी एक ट्रायड बन गया, दिस इज अ ट्रायड। तो रूल ये फॉलो किया कि फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट, मतलब ए एंड सी, फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द ट्रायड के एटॉमिक मासेस का अगर एवरेज निकाला जाए, यानी ए का एटॉमिक मास और सी का एटॉमिक मास का एवरेज अगर निकाला जाए, एटॉमिक मास ऑफ ए को मान लो एम ए से मैं डिनोट कर रहा हूं, एंड एटॉमिक मास ऑफ सी को एम सी से, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये क्या हो गया, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ए एंड सी। तो दिस इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ बी, तो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ द first and last elements, means on the either side of the elements, their atomic masses average is equal to the atomic mass of the middle element। ये रूल को उन्होंने फॉलो करके ट्रायड्स बनाया। तो उन्होंने देखा कि ऐसा किस तरह का हम अगर अरेंजमेंट करेंगे तो इस तरह से हो रहा है कि बीच का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इज इक्वल टू द एवरेज या अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द रिमेनिंग टू एलिमेंट्स, द साइड एलिमेंट्स। तो इसी को कहा जाता है डॉबरिनर्स ट्रायड्स। तो इसको लिख लो, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ अ ट्रायड is approximately equal, मतलब लगभग इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन को ही क्या बोलते हैं, एवरेज। एवरेज ऑफ किसका एवरेज, मैंने अभी बताया, अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायड, of the atomic masses of the other two elements of the triad। Now इसका एग्जाम्पल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, एग्जाम्पल ऑफ डॉबरिनर ट्रायड बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। इसका डेफिनेशन जरूर पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि इसका लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि ये चला नहीं, कुछ दिन बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, लोगों ने इसको डिस्कार्ड कर दिया, ये ट्रायड्स ये चला नहीं, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, इट्स अ क्वेश्चन इट माइट स्ट्राइक इन हेड, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। पढ़ इसलिए रहे कि ही इज द फर्स्ट मैन हु ट्राइड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स एवर। तो काबिले तारीफ काम तो इन्होंने किया ना, कि कोशिश की, किसी भी कोशिश को हमें उसको डिस्कार्ड जरूर कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की, तो उसको उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो डॉबरिनर ट्रायड हालांकि ये फेल हो गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, तो ये रीजन एग्जाम में पूछा जाता है, राइट डाउन रीजंस फॉर डिस्कार्डिंग डॉबरिनर्स ट्रायड्स, डॉबरिनर्स ट्रायड्स क्यों हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो पहला रीजन था डॉबरिनर्स ट्रायड्स को डिस्कार्ड करने का, कि उस समय में जितने भी एलिमेंट्स हमें डिस्कवर्ड हो चुके थे, मतलब देन नोन एलिमेंट्स थे, उन सभी एलिमेंट्स को उन्होंने ट्रायड में नहीं अरेंज कर पाया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ट्रायड में नहीं बैठ पाए। देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स जिनको ट्रायड में बैठाना इम्पॉसिबल हो गया था, कोई भी उनका उस तरह का पेयर नहीं मिल रहा था, दूसरे दो एलिमेंट्स नहीं मिल रहे थे जिनका एवरेज एटॉमिक मासेस का एवरेज मिडिल एलिमेंट की इक्वल हो। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जा रहे थे जो कि ट्रायड में फिट ही नहीं बैठ रहे थे। सो ये थे not all the then known elements, then known मतलब उस समय discovered elements, तो not all the then known elements could form
ट्रायड्स। ये पहला रीजन हो गया डॉबरिनर ट्रायड को डिस्कार्ड करने का, कि जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, अरे भाई सब अगर ट्रायड के फॉर्म में सेट हो जाए तो हम कहेंगे कि हाँ अच्छा चीज है, बट हियर ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कुड फिट इन द ट्रायड्स, दिस रूल, दिस लॉ, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्लासिफाइंग इन दिस वे, नहीं हो रहा था। दूसरा ये था कि देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम फैमिली बट देन दे वर नॉट फिटिंग इनटू द ट्रायड्स, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। ये तीनों ही हैलोजेंस हैं, बाद में पढ़ोगे हैलोजेंस क्या होता है इसी चैप्टर में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे। ये तीनों सेम फैमिली के एलिमेंट्स हैं, हालांकि ये तीनों ट्रायड्स में नहीं बैठ रहे थे, दे वर नॉट फॉर्मिंग अ ट्रायड्स, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। तो ये एक है कि इवन द एलिमेंट्स ऑफ द सेम फैमिली डिड नॉट फॉर्म अ ट्रायड। तो ये लिख देंगे, दिस लॉ was not applicable even for the elements of same family, even for some elements of same family, तो सेम फैमिली के एलिमेंट्स के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं हुआ कुछ कुछ। तो ये दो रीजंस की वजह से डॉबरिनर डिस्कार्डेड हो गया। यही दो क्वेश्चंस आते हैं, डॉबरिनर का डेफिनेशन ट्रायड का और क्यों हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया। इसके बाद नया हीरो आ गया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना रूल दिया क्लासिफिकेशन करने का, जिसको कहा जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके बाद आया, इट्स जस्ट लाइक वन गोइंग एंड वन कमिंग। तो नेक्स्ट वाले आए न्यूलैंड, एंड इन्होंने जो तरीका दिया उसको कहा जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स वर्ड तो म्यूजिक से रिलेटेड है, तो क्या यहां पे केमिस्ट्री का क्या ये है? ऑक्टेव्स का मतलब है कि 7 सुर। इफ यू सी द 7 काइंड्स ऑफ सुर आर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, and again the sa comes, the upar wala sa, the high note sa. So if you see, this is first, second, third, fourth, pa is fifth, dha is sixth, and then seventh. And then this 8th note is again the first note. The 8th note, that is sa, is again resembling to the first note, only it is the high pitched sa. Then comes the high pitched re. Okay, so if you see, the 9th note is again just like the second note. That means what? Every 8th note is resembling to the first note in octaves. This is in case of music, octaves. ये 7 सुरों को octaves कहा जाता है. This is an octave. This is an octave. तो ये octave का जो rule है, ये केमिस्ट्री में लागू हो रहा है। कहां पे? न्यूलैंड ने देखा, अब मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि ये मत लिखना, ये म्यूजिक का चीजें मत लिखना, बस समझाने के लिए मैंने लिखा था। न्यूलैंड ने देखा कि एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हैं, आई रिपीट, एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हैं, एक के बाद एक लिखते हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो उन्होंने देखा कि एवरी 8th एलिमेंट इज रिजेंबलिंग इन प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के साथ रिजेंबल कर रहे हैं, जस्ट लाइक म्यूजिकल ऑक्टेव। तो इसीलिए इस तरह से उन्होंने अरेंज किया और इसको उन्होंने कह दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन ये भी डिस्कार्डेड हो गया। This law also got discarded. We will also study the reasons for discarding it, and what is Newland's law of octaves, that is also asked. So again, the same 2 types of questions are asked from this topic also. क्या है Newland's law of octaves and क्यों इसको discard किया गया? So we'll write them. So write down the statement of Newland's law of octaves. When the elements are arranged by increasing atomic mass, ये important है, जैसे तैसे हमने अरेंज नहीं किया था, उन्होंने कैसे अरेंज किया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो क्या देखा? द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर अ रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट, यानी द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ सी अ सिमिलैरिटी इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड द प्रीवियस वन, डॉबरिनर ट्रायड। एक सिमिलैरिटी देखो, दोनों ही साइंटिस्ट ने
किस चीज को बेसिस मान के क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, किस बेसिक फंडामेंटल चीज को या प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को उन्होंने बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन बनाया। इफ यू सी, डॉबरिनर ने एटॉमिक मास का एवरेज लेकर बनाया था ट्रायड्स, तो एटॉमिक मास को लिया था एज अ बेसिस। इन न्यूलैंड आल्सो इफ यू सी, इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस को अरेंज किया था, एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज किया। तो इन्होंने भी एटॉमिक मास को, से दोनों ने ही एटॉमिक मास को द फंडामेंटल प्रॉपर्टी के रूप में यूज किया क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, ये एक सिमिलरिटी है न्यूलैंड और डॉबरिनर का। अच्छा, न्यूलैंड तो डिस्कार्डेड हो गए, ये भी डिस्कार्डेड हो गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लेकिन इसके कुछ मेरिट्स भी थे। सो वी विल नाउ राइट डाउन मेरिट्स, कुछ गुड पॉइंट्स भी थे, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मेरिट्स ऑफ, राइट डाउन, अंडरस्टैंड एंड राइट, कीप राइटिंग, मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो क्या मेरिट्स है? मेरिट तो बिल्कुल है कि पहली बार किसी ने एक ऐसा क्लासिफिकेशन किया जिसमें पीरियोडिसिटी दिख रहा है। क्या मैंने बोल दिया? पीरियोडिसिटी दिख रहा है, मतलब पीरियोडिसिटी मींस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। देखो अब इस चैप्टर में कई बार ये वर्ड यूज होगा और इस पे क्वेश्चंस भी आता है, सब मैं डिस्कस करूंगा इन माय वीडियोस। पीरियोडिसिटी, जब भी ये वर्ड तुम देखो उस चैप्टर में, पीरियोडिसिटी मींस पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इट मींस पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन कई बार हम सिर्फ पीरियोडिसिटी बोलते हैं, तो सिर्फ पीरियोडिसिटी बोले या पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बोले, इट मींस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहे हैं ना, हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की तरह रिपीट कर रहा है। न्यूलैंड ने पता किया, बोला उन्होंने कि एवरी 8th एलिमेंट इज रिपीटिंग इन प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक द फर्स्ट एलिमेंट। ये जो रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, मतलब रेगुलर इंटरवल में रिपीटेशन हो रहा है। तो ये पहली बार किसी ने नोटिस किया। डॉबरिनर जो थे इसके पहले, उन्होंने पीरियोडिसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस ट्रायड बना दिया था, लेकिन जो रिपीट हो रहा है प्रॉपर्टीज, ये डॉबरिनर ने नहीं कहा था। तो मेरिट ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व that the properties repeat, properties of elements repeat, that there is a periodicity in the properties of elements. So isn't this a very meritorious thing that he found out? Definitely. Second thing is that कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स लाइटर एलिमेंट्स के लिए, हल्के एलिमेंट्स के लिए काफी अच्छा वर्क कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, जो भारी एलिमेंट्स के लिए, हैवी एलिमेंट्स के लिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स डिड नॉट वर्क। ठीक है, लेकिन फॉर द लाइट एलिमेंट्स, लाइटर एलिमेंट्स, दिस वर्कड वेरी वेल। तो ये भी एक मेरिट था। ठीक है, और तीसरा जो मेरिट था वो ये कि न्यूलैंड ने हमें ये दिखाया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का डायरेक्ट रिलेशन है उसके एटॉमिक मासेस के साथ, इजंट इट? क्योंकि एटॉमिक मास के अनुसार जब हमने अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार, तभी हमें रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज दिखा। इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये रिलेशन को भी न्यूलैंड ने हमें दिखाया। तो इन तीनों मेरिट्स को में लिखना है 3 मार्क्स क्वेश्चन। कई बार 2 मेरिट्स पूछा जाता है एज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन। सो राइट डाउन फर्स्ट मेरिट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड क्वाइट वेल, काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहे थे। किन एलिमेंट्स के लिए? मैंने अभी बोला विद द लाइटर एलिमेंट्स, हल्के एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो मेरा ये मकसद रहता है ना कि जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में, कि तुम लोग वीडियोस को देखते देखते याद करते रहो। देयरफॉर यू विल सी दैट आई रिपीट सर्टेन थिंग्स क्वाइट ऑफन, और मैं धीरे धीरे भी पढ़ाता हूँ एक चीज को बार बार बोल के। तो इसको ऐसा नहीं कि बस लिखते रहो, नो, ट्राई टू पुट इन योर हेड ऑल्सो, मेमोराइज भी करते रहो। तो एक टाइम में 2 चीजें हो रही है, तुम लिख भी रहे हो, याद भी कर हो जा रहा है, तुम्हारा कंसेप्ट भी समझ रहे हो, सब चीजें हो जा रही है। और लिखने का जो फायदा है वो सिर्फ सुनने का और पढ़ने से काफी ज्यादा है। व्हेन यू राइट, it is 10 times more effective than only reading and listening. So it's important that you write it.
Newland's law of octaves worked quite well with the lighter elements. इसीलिए ना मैं कभी भी पीडीएफ से नहीं पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, मैं लिख लिख के पढ़ाता हूँ. यू कैन सी आई एम करेंटली लाइव, सी मेरे पास पेन है, एंड आई एम राइटिंग इट नाउ. इट इज नॉट अ प्री डिजाइंड पीडीएफ और अ प्री डिजाइंड पीपीटी कि मैं देख रहा हूँ और वहां से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नो, ये मुझे सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता जब तक मैं खुद बोर्ड को यूज नहीं करूंगा. स्कूल में भी मैं जब पढ़ाता हूँ तो चॉक डस्टर या जो भी व्हाइट बोर्ड है, आई यूज इट. So you also use it. Why my objective of telling this is use your pen, write them down. Just don't watch the video. It won't be that much effective. Newland's law of octaves worked quite well with lighter elements. ये हो गया पहला मेरिट. दूसरा मेरिट भी मैंने बताया कि इन्होंने पहला व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है. इस पॉइंट को लिख लेते हैं अभी. फॉर द फर्स्ट टाइम it was shown that there is a distinct periodicity in the properties of elements. तो पहली बार दिखा गया कि periodicity होता है, दिख रहा है. अच्छा, दूसरी चीज, न्यूलैंड showed, क्या उन्होंने शो किया कि properties of elements have a direct relation with their atomic masses. Newland's law of octaves showed that the properties of the elements relate to their atomic masses. किसके साथ रिलेशन है? उनके एटॉमिक मासेस के साथ. रिलेट टू देयर एटॉमिक मासेस. ठीक है, तो न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के रूल में दो टॉपिक्स हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन और मेरिट्स. लेकिन दुख की बात है, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया. दिस ऑल्सो गॉन. वाई? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिमेरिट्स या रीजंस फॉर डिस्कार्डिंग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो सबसे पहला जो रीजन है इसको डिस्कार्ड करने के लिए वो ये है कि हेवियर एलिमेंट्स के लिए ये नहीं काम किया. क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही मेरिट्स में बताया कि इट वर्कड क्वाइट वेल फॉर द लाइटर एलिमेंट्स, बट फॉर द हेवियर एलिमेंट्स न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स डिड नॉट वर्क. यह है पहला पॉइंट, लिख लो. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स did not work for the heavier elements. heavier elements के लिए तो काम नहीं किया. दूसरा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का दूसरा डिमेरिट क्या है कि इस व्यक्ति ने क्या किया कि निकल और कोबाल्ट, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, निकल एंड कोबाल्ट, ये दोनों का सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है. ठीक है, खुशी की बात है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है निकल एंड कोबाल्ट का. तो इन्होंने इन दोनों को सेम ही स्लॉट में रखा, सेम ही ग्रुप में रखा. लेकिन वो किस ग्रुप में रखा? जिस ग्रुप में फ्लोरीन भी था, क्लोरीन भी था और ब्रोमीन भी था. मतलब कि इस तरह का कुछ स्लॉट है. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लॉट, जिसको मैंने येलो से भी शेड किया. दिस इज वन पर्टिकुलर ग्रुप. देन द अदर ग्रुप आई हैव, other slot has another group of similar elements. ठीक है, so there are different slots in each group. Every vertical thing is a group, और उस ग्रुप में हम अलग अलग एलिमेंट्स को रखेंगे. तो अभी हम मॉल का बात कर लेते हैं so that I can make it analogous. Suppose in mall you have in the first group grocery items only kept. तो ग्रोसरी के आइटम्स में यहाँ राइस रहेगा, यहाँ पल्सेस रहेंगे, यहाँ पे व्हीट फ्लावर रहेगा, there is आटा, यहाँ पे that मैदा रहेगा. So all these are grocery items, right? So in the grocery group, all grocery things are there.
बट मान लो कि इसी ग्रुप में अगर मैं यहां पे लिख देता हूं स्पून एंड फोर्क, तो स्पून एंड फोर्क इन दोनों का तो प्रॉपर्टी सेम है, इनका तो अलग ग्रुप में होना चाहिए जो कटलरी आइटम्स में होना चाहिए। सो कटलरी आइटम्स के चीजें, दो चीजें ग्रोसरी में डाल दिया गया, तो ये तो गलत हो गया। तो सिमिलर चीज हुआ यही कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जिस ग्रुप में था उसी ग्रुप में कोबाल्ट और निकल को डाल दिया गया। कोबाल्ट और निकल were not actually belonging to this family of halogens. Chlorine, bromine, fluorine, they belong to same group, same family. Then why cobalt and nickel coming in the same slot? तो ये एक गलती न्यूलैंड ने किया, इसको हम लोग लिखेंगे, आई विल मेक यू राइट। अनदर थिंग दैट ही डिड वाज आयरन और कोबाल्ट का बहुत ज्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है। आयरन और कोबाल्ट का सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है, लिसन केयरफुली। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज होने से आयरन और कोबाल्ट को तो सेम ग्रुप में होना चाहिए क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज है। लेकिन इन्होंने क्या किया, आयरन और कोबाल्ट को काफी ज्यादा दूर दूर अलग अलग स्लॉट्स में रख दिया, दोनों अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। सो दिस इज ऑल्सो अ डीमेरिट, क्योंकि आयरन को भी उसी ग्रुप में रखना चाहिए जहां कोबाल्ट है, जहां निकल है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन आयरन को काफी दूर रख दिया गया। तो ये दो डिमेरिट्स, तो टोटल 3 डिमेरिट्स हैं। चलो लिख लेते हैं। So you can see the points, write down. Newland adjusted 2 elements, cobalt and nickel, in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties than these elements. बिल्कुल अलग properties हैं, लेकिन फिर भी इनको इसी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के कॉलम में डाल दिया गया। थर्ड है iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. आयरन को तो अलग ही दूर में रख दिया गया। तो इन तीनों रीजंस के वजह से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को भी टाटा बाय बाय बोल दिया गया। इसके बाद आया नेक्स्ट हीरो, मेंडलीव। मेंडलीव ने भी सेम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया क्लासिफाई करने के लिए। कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, वो है एटॉमिक मास। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, देखो डॉबरिनर ने भी एटॉमिक मास के ऊपर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, न्यूलैंड ने भी, इसके बाद मेंडलीव ने भी, अभी मेंडलीव का पढ़ने वाले हैं। सो मेंडलीव ने भी यही काम किया, इन्होंने भी अपना पीरियोडिक टेबल बनाया और उसमें भी उन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है वो कई बार पूछा जाता है, तो राइट डाउन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ मतलब, पीरियोडिक लॉ मतलब किस रूल को फॉलो करके, किस लॉ को फॉलो करके उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। उन्होंने कहा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट डाउन, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are a periodic function of their atomic masses। ये masses, atomic masses बोल दिया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम लोग आज फॉलो करते हैं, उसमें लेकिन एक डिफरेंस है। एटॉमिक मासेस को हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं मानते, हम एटॉमिक नंबर को मानते हैं। तो दैट वी विल कम टू इट लेटर ऑन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने क्या कहा, इसको समझते हैं, वेरी सिंपल है। उन्होंने कहा कि ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हाउ डू दे रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, वो हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज, कि ये किस तरह से ऑक्साइड्स बनता है, ये किस तरह से हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं इनके, तो ये सारे हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्या कहा उन्होंने आगे,
They are a periodic function. Periodic function means they depend on. सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में कोई अगर पूछे कि पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन और दे पीरियोडिकली रिपीट डिपेंडिंग ऑन किस पर, ऑन देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव के अनुसार ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये रिपीट होते हैं, पीरियोडिकली रिपीट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसी चीज को रिपीट होना पीरियोडिकली ऑन द बेसिस ऑफ, इसी चीज को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। सो देयर दैट मींस दिस प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन मेंडलीव का ये पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गया। देयर वर वेरियस रीजंस फॉर डिस्कार्डिंग Mendeleev's periodic law also, Mendeleev's periodic table also. And now we will study what are those reasons for which his periodic table was discarded. सबसे पहला रीजन है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को या मेंडलिक पीरियोडिक लॉ को डिस्कार्ड करने का, वो ये है कि आइसोटोप्स की पोजीशंस काफी कंट्रोवर्शियल थे। आइसोटोप्स क्या होता है? आई विल डिस्कस ऑन दैट। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, they have the same atomic number but different mass numbers, different atomic masses. जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स की बात करते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो आइसोटोप्स के बारे में प्रीवियस चैप्टर में। क्लोरीन का दो आइसोटोप है, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों क्लोरीन के एटम्स हैं तो एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, सेम एलिमेंट है, लेकिन दोनों का एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। इसका 35 है, इसका 37 है। तो इफ यू सी both of these chlorine atoms belong to the same element, क्या दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं? ये दोनों क्लोरीन अलग अलग एलिमेंट है? No, they are the same elements, but their atoms have, therefore their atoms have same atomic number 17 because same element है। but what is different is atomic masses may be different। तो एटॉमिक मास डिफरेंट होने से ही वो अलग अलग एलिमेंट्स हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है, एटॉमिक नंबर तो सेम होना चाहिए। तो यहां पे देखो एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं, तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहता है कि एटॉमिक मासेस के ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। तो मेंडलीव के अनुसार तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना, मेंडलीव के अनुसार तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन तो अलग अलग स्लॉट में बैठना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के अलग अलग एटॉमिक मासेस हैं। तो बोथ आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड करता है एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज। एटॉमिक मास अलग तो दोनों को अलग अलग स्लॉट मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही स्लॉट में आइसोटोप्स को, दोनों आइसोटोप्स को एक ही स्लॉट में रख दिया। तो यहां पे कंट्रोवर्सी आ गया कि एक तो आप कहते हो कि एटॉमिक मासेस के अनुसार हमें इस पीरियोडिक टेबल को मैंने बनाया है, और फिर दोनों अलग एटॉमिक मासेस हैं, एक 35 एक 37 है, दोनों को आपने सेम स्लॉट में रख दिया, सेम ही ब्लॉक एक पर्टिकुलर सेल में रख दिया। तो ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, ये एक डिमेरिट हो गया। तो इसको चलो लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, according to Mendeleev's periodic law, the isotopes of an element, isotopes को अलग अलग सेल में रखना चाहिए according to Mendeleev law। So isotopes of an element must be placed in different slots but what did he do, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, but Mendeleev placed the isotopes the same slot। in the same slot, ये इन्होंने गलती कर दी। ठीक है, दूसरा डिमेरिट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। दिस इज द सेकेंड रीजन फॉर डिस्कार्डिंग, ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स। दो या तीन डिसिमिलर एलिमेंट्स, मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं है उनमें, उनको उन्होंने सेम ग्रुप में डाल दिया, सेम स्लॉट में रख दिया, सेम कॉलम में रख दिया। तो
तो सिमिलर एलिमेंट्स को ना रखेंगे, डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में क्यों रखेंगे? कैसे? एग्जांपल्स है जैसे कॉपर और सिल्वर, इनका लिथियम सोडियम से कोई लेना देना नहीं है प्रॉपर्टीज में। लिथियम सोडियम इन सारे एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट्स सच एज कॉपर एंड सिल्वर have no resemblance to the alkali metals like silver, like sodium and lithium. तो कॉपर और सिल्वर का alkali metal से बिल्कुल भी resemblance नहीं है, but they were placed in the same group. लेकिन उनको मेंडलीव ने सेम ग्रुप में लिख दिया, सेम ग्रुप में रख दिया था। So in his periodic table this was a big mistake. तीसरा इन्होंने क्या किया कि सिमिलर एलिमेंट्स को एक ग्रुप में नहीं डाला था। कुछ ऐसे ग्रुपिंग हो गए थे जिसमें सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये भी एक इसका जस्ट ऑपोजिट, ये भी गलती हुई उनसे कि सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में नहीं रखना चाहिए। तो दैट वी विल राइट नाउ। सो दिस इज द थर्ड रीजन। एलिमेंट्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम, गोल्ड और प्लैटिनम दोनों ही सिमिलर मेटल्स हैं, दोनों नोबल मेटल्स हैं, रिएक्ट नहीं करना चाहते किसी के साथ, नोबल मेटल्स हैं, लेकिन दोनों का तो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, तो सेम ग्रुप में होना चाहिए ना। बट दे हैव बीन प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स, यानी ये सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स है, केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स को सेपरेट सेपरेट ग्रुप में रख दिया गया। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ डिफेक्ट इनमें इसमें था ये कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। सो राइट डाउन दिस periodic table did not explain the electron arrangement of elements. I will explain this. The electron arrangement of elements. Now, what does it mean? Electron arrangement मतलब आज तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, तुम लोग सभी को आता होगा। अगर मैं बोल दूं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो तुम तुरंत बोल दोगे ना 287। मैं अगर बोल दूं सोडियम का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम लोग तुरंत बोल दोगे 281, राइट? बिकॉज यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। तुम्हें पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसीलिए 287। तुम्हें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसीलिए तुमने कह दिया 2811। तो एटॉमिक नंबर अगर पता रहेगा तो हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से है, के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ये हम तभी बोल पाएंगे जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होगा, यानी एटॉमिक नंबर पता होगा। लेकिन ये जो मेंडलीव भैया का जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में हम इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स को नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें तो भाई एटॉमिक नंबर से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो मास नंबर से इसका लेना देना है, और मास नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट नहीं एक्सप्लेन कर सकते। सो दिस वाज वन डिफेक्ट। एंड द फिफ्थ डिफेक्ट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल इज, अभी जो फिफ्थ डिफेक्ट लिखने वाले हैं ना, ये फिफ्थ डिफेक्ट तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है, ये ओवरकम नहीं हो सका है। तो ये मेंडलीव वाले में भी था, और आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं इसमें भी है। राइट डाउन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पोजीशन was not satisfactory, satisfactory पोजीशन नहीं मिला था। इसका रीजन ये है, मैं भी बताऊंगा। इसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स के साथ भी मिलते जुलते हैं, और हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो हैलोजन ग्रुप है इनके साथ भी मिलते जुलते हैं। हाइड्रोजन का तो प्रॉपर्टीज दोनों के साथ मिलते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि हाइड्रोजन को रख दो एल्कली मेटल्स के ग्रुप में, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हाइड्रोजन को रखो हैलोजन के ग्रुप में। अब हाइड्रोजन को कहां रखे, इट्स अ बिग कंट्रोवर्सी। तो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के ग्रुप में ही रखा जाता है। लेकिन यू नो दैट हाइड्रोजन इज अ गैस, बट
उसको रखा गया है एल्कली मेटल्स के ग्रुप में। सब मेटल्स है और हाइड्रोजन मेटल नहीं है, एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी हमने उसको ग्रुप 1 में रख दिया। ये मॉडर्न टेबल जब हम पढ़ेंगे ना, वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो डोंट वरी कि सर क्या क्या बोल रहे हैं एल्कली मेटल्स हैलोजेंस, डोंट वरी, वो सब मैं कवर करूंगा। तो मतलब हाइड्रोजन का जो पोजीशन है ना, हाइड्रोजन ना घर का ना घाट का वाला सिचुएशन है। इसको यहाँ एल्कली मेटल्स के ग्रुप में भी रखना मुश्किल है, हैलोजन में भी रखेंगे तो हैलोजन वाला के ग्रुप में भी रखेंगे तो वहां पे भी कोई बोलता है कि न मत रखो उसको, कभी इधर नहीं रखो उधर नहीं रखो, भैया जाएगा कहाँ। तो आई नो कभी मुझे हाइड्रोजन पर कभी कभी दया आती है। एनीवे, सो मेंडलेव ने भी हाइड्रोजन का पोजीशन को सेटिस्फैक्टरी पोजीशन नहीं दे पाए। आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी हाइड्रोजन का पोजीशन satisfactory नहीं है। So all these are the 5 reasons for discarding Mendeleev periodic table, majorly the first 4 ones. These are the first 4 reasons for discarding periodic table and saying tata bye bye to the Mendeleev periodic table. लेकिन इसके में कुछ merits भी थे, Mendeleev periodic table के कुछ merits, कुछ good points, तो वो आता है एग्जाम्स में। सारी चीजों को जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में सब आता है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आता है, एग्जाम से पूछा जाता है। अभी हम पढ़ने वाले हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्यों मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इतना अच्छा भी है, क्या अच्छी बातें हैं इसमें, वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेरिट, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुपिंग किया, और ग्रुपिंग करने से क्या हो गया, इन सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना इजी हो गया। क्या हुआ, ही जनरलाइज्ड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स देन नोन। उस समय के जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सभी के एलिमेंट्स को जनरलाइज्ड कर दिया, एंड इट मिनिमाइज्ड टू अ स्टडी ऑफ मियर 8 ग्रुप्स। बस हमें 8 ग्रुप्स को पढ़ना था और हम सारे एलिमेंट्स को पढ़ पाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये 8 ग्रुप्स में इनका पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड था। इनका पीरियोडिक टेबल जो था मेंडलीव भैया का, इसमें 8 ग्रुप्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ग्रुप्स हो गए। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप, 8 ग्रुप्स। तो फर्स्ट ग्रुप में मान लो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, सेकंड ग्रुप में ई एफ जी एच, थर्ड ग्रुप में आई जे के एल, इधर फोर्थ ग्रुप में एम एन ओ पी, जस्ट एग्जाम्पल। फिर फिफ्थ में क्यू आर एस टी। अच्छा बाकी सब मैं अभी नहीं भर रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। सी, तो अगर मुझे अभी सारे एलिमेंट्स को पढ़ना होता, सारे के प्रॉपर्टीज, तो कितना डिफिकल्ट होता। लेकिन मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया, तो मैं अगर सिर्फ ग्रुप 1 से किसी एक एलिमेंट को पढ़ लूं, जैसे मान लो ग्रुप 1 से सिर्फ बी के बारे में पढ़ लेता हूं, ग्रुप बी, एलिमेंट बी के बारे में मैं अगर पढ़ लेता हूं, सिर्फ एलिमेंट बी के बारे में, तो मुझे तो ए का भी आइडिया हो जाएगा, सी के बारे में भी आइडिया हो जाएगा, डी के बारे में भी एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने सिर्फ एक एलिमेंट, वन एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप को मैं अगर स्टडी करूं, तो आई विल गेट एन आइडिया अबाउट द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। सिमिलरली अगर मैं जी को स्टडी कर लेता हूं, किसी एक एलिमेंट को, तो मुझे ई के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा, एफ के बारे में भी और एच के बारे में भी। तो तो मुझे मिनिमम कितना ग्रुप्स को बस पढ़ना पड़ेगा, 8 ग्रुप्स, बिकॉज देयर आर टोटल 8 ग्रुप्स। तो अगर मैं सिर्फ 8 ग्रुप्स को पढ़ लेता हूं, मींस वन एलिमेंट ऑफ 8 ईच ग्रुप, तो मेरा पूरा स्टडी ऑफ, आई विल गेट अ ओवरऑल नॉलेज अबाउट ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑल द अदर एलिमेंट्स। इसीलिए इन्होंने कहा कि इट बिकेम और इट reduced टू अ स्टडी ऑफ मियर 8 ग्रुप्स। सिर्फ 8 ग्रुप्स को स्टडी करने की जरूरत पड़ गई थी। तो ये एक मेरिट था ना, ये तो अच्छी बात है, वर्कलोड हमारा कम हो गया था। ओके, नेक्स्ट मेरिट इज गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ये तो बड़ा, बहुत बड़ा एक मेरिट है ये, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को अगर देखोगे, उसमें कई कई स्लॉट्स में गैप्स है, कोई भी एलिमेंट नहीं रखा हुआ है, गैप है। तो ये गैप्स के बारे में जब मेंडलीव से पूछा गया, तो मेंडलीव भैया ने कहा कि ये गैप्स मैं इसलिए छोड़ा हूं क्योंकि फ्यूचर में एक एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है जो आज हमें नहीं पता है, फ्यूचर में कभी होगा, तो वो इस गैप में आके भर जाएगा, गैप में इसका स्थान इसे मिलेगा। तो दिस गैप इज फॉर दैट एलिमेंट
which will be discovered in future. और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी कह दिया कि वो जो फ्यूचर में डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट हैं, जो भविष्य में कभी डिस्कवर्ड होंगे, उसका प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज होगा. कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन that the element which has not been discovered, Mendeleev was able to predict its discovery, and not only predict the discovery, it also predicted that these will be the properties of that element which will be discovered sometime in future. So this was a big thing. This was not a small thing. So we will write that. Okay. So these are the two merits. Gaps for undiscovered elements. Write down. Mendeleev left some gaps in his periodic table, and these gaps were left for inclusion of elements. Inclusion मतलब उन elements को बाद में include किया जाएगा. Not known at that time. उस समय जिन elements के बारे में discovery नहीं हुई थी, उनको भरने के लिए, include करने के लिए ये gaps को छोड़ा गया. तीसरा मेरिट है कि prediction of those properties of the undiscovered elements. Mendeleev predicted the properties of the then unknown elements. उस समय के जो unknown elements थे, undiscovered elements थे, उनके properties को उन्होंने भी predict कर लिया था. ये तीसरा मेरिट था. चौथा मेरिट था कि कुछ elements के atomic masses जो incorrect थे उस समय, जो हमें पता नहीं थे कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, जो गलत वैल्यूज हमें उस समय पते थे, उनको मेंडेलीव ने करेक्ट किया. तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टीज. करेक्शन ऑफ, राइट डाउन, करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस. This was also a big merit. Okay. So he was able to correct the values of atomic masses of elements like gold and platinum. गोल्ड और प्लैटिनम के एटॉमिक मासेस उस समय तक हमें गलत वैल्यूज पता थे, लेकिन मेंडेलीव ने इनको करेक्ट करके हमें बताया कि नहीं, ये होंगे एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड और ये होगा एटॉमिक मास ऑफ प्लैटिनम. तो ये चार मेरिट्स के वजह से उनको काफी सम्मान मिला. उनको यहाँ तक कि एक अवार्ड भी मिला था मेंडेलीव को. तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे. इसके बाद we will move with the next part of this chapter. Till then, all of you, God bless you. Take care.